Hello dear students. So today the topic we are going to start is the biomechanics of standing. Biomechanics of standing में हम देखेंगे कि ड्यूरिंग स्टैंडिंग हमारे मसल्स की क्या बायोमैकेनिक्स होती है और हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही होती है. So let's start. Biomechanics of standing. When we stand, muscles from the neck to the ankles work together to stop the body from collapsing or bending. These muscles are called postural muscles. So basically जो मसल्स बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनको हम पोस्चरल मसल कहते हैं. और मसल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. अब मसल्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स से मिलके बने हैं. इन नॉर्मल स्टैंडिंग द फोर्स रेशियो ऑफ पोस्चरल मसल टू फेसिक मसल इज़ अबाउट 3:2. पोस्चरल मसल्स जो मैंने अभी आपको बताया कि पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं. द वर्ड पोस्चरल मसल शोज दैट इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी. फेसिक मसल्स बेसिकली वो मसल्स होते हैं जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन नॉर्मल स्टैंडिंग द फोर्स रेशियो ऑफ पोस्चरल मसल टू फेसिक मसल इज 3:2. यानी इन दोनों की स्टैंडिंग में जो रेशियो होगी काम करने की वो 3:2 होगी. With regular sports or athletic training, this ratio can increase to 5:1, meaning postural muscle becomes stronger. So with exercise, जो पोस्चर मसल होते हैं हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो रेशो होती है वो 5:1 हो जाती है. अब हम देखेंगे कि पोस्चरल और फेसिक मसल्स का रिलेशनशिप क्या होता है. पर बिफोर सीइंग दिस वो हम देख लेते हैं कि पोस्चरल और फेसिक मसल्स का मेन डिफरेंस क्या होता है, यानी पोस्चरल मसल्स क्या होते हैं और फेसिक मसल्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पोस्चरल मसल्स को. सो बेसिकली द पोस्चरल मसल्स आर द डीप मसल्स. ये डीप मसल्स होती हैं, बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करती हैं. इसके अलावा ये मसल्स जो हैं वो जल्दी फटीग नहीं होते, जल्दी थकते नहीं हैं. अब हम देखते हैं फेसिक मसल्स को. फेसिक मसल्स जो हैं वो टाइप 2 मसल फाइबर से मिलके बनी होती हैं. ये जल्दी थक भी जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़मीन पे एक हैवी बॉक्स पड़ा है और मैं उसे उठा के टेबल पे रखना चाह रही हूँ, तो जो हैवी बॉक्स को मैं कितने टाइम्स उठा के जो है ज़मीन से टेबल पे रखूँगी. 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर मैं थक जाऊँगी. तो ये जो है फेसिक मसल्स वो जल्दी फटीग हो जाते हैं. दीज मसल्स कैन इनहिबिट रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ देयर अपोजिंग फेसिक मसल्स. सो रिलेशनशिप ये है कि पोस्चरल मसल्स जो है वो फेसिक मसल्स के ऑपोजिट वर्क करते हैं. व्हेन मसल्स आर नॉट यूज्ड इन अ वेरिड वे, फेसिक मसल्स बिकम्स वीक एंड इनहिबिटेड, कॉल्ड सीडोपैरेसिस. तो फेसिक मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं सीडोपैरेसिस. द मसल इम्बैलेंस कैन लीड टू पुअर पोस्चरल डिसफंक्शन. जब हमारे पास फेसिक मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं तो हमारे पास पोस्चर के प्रॉब्लम्स आते हैं, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं. इसके अलावा जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस और लोड इंक्रीज़ हो जाता है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम कि बेसिकली हमारे पास डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है. डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम में ये होता है कि जो हमारे पास ग्लूट्स के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्लूट्स मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं. और जो इरेक्टर स्पाइन है यानी कि बैक के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो हमारे पास टाइट हो जाते हैं. और जो इलियोपसॉस है जो कि फ्लेक्सर मसल है हमारे पास थाई का, वो भी टाइट हो जाता है. इस होल कंडीशन को हम कहते हैं कि ये डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम है. डिस्टल क्रॉस सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जो पेल्विस होता है हमारे पास वो एंटीरियरली मूव कर जाता है और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है. इसकी वजह से जो हिप एक्सटेंशन है वो भी हमारे पास लिमिटेड हो जाती है. नॉर्मल हिप एक्सटेंशन हमारे पास 5 to 10 डिग्री है, लेकिन ये लिमिटेड हो जाती है और डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन की कितनी लिमिटेड होगी. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाइपर लॉर्डोसिस हो जाता है इस जगह पे करके, यानी कि कर्व इंक्रीज़ हो जाता है. So this whole condition is known as the distal cross syndrome. The next is proximal cross syndrome. Proximal cross syndrome को हम समझते हैं इस डायग्राम से. As you can see in this picture, ये है हमारे पास proximal cross syndrome. इसमें क्या होता है कि जो inhibited neck flexors होते हैं, यानी कि जो neck के flexors हैं वो वीक हो जाते हैं. अब जो pectorals हैं वो हमारे पास टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चेस्ट है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है. अपर
ट्रेपेजियस एंड लिवेटर स्कैपुला टाइट हो जाता है। इसके अलावा जो रोम्बॉइड्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। दिस फोल कंडीशन इज़ नोन एज द प्रॉक्सिमल क्रॉस सिंड्रोम। अब हम यहाँ पे देखते हैं दैट शॉर्ट एंड पेक्टोरलिस मेजर सर्वाइकल ट्रेपेजियस लिवेटर स्कैपुला एंड लेस प्रोनाउंस्ड द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। सो ये मसल्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्टेंड हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं। और जो मसल्स टाइट होते हैं वो हमारे पास पोस्चरल मसल्स होते हैं। वीक फिक्सेटर मसल्स ऑफ द स्कैपुला, rhomboids, distal and middle parts of the trapezius and the serrated anterior muscles and the deep flexor muscles। ये मसल्स बेसिकली हमारे पास बेसिक मसल्स होते हैं और वीक हो जाते हैं। पोस्टल डिटोरिएशन विद द हेड प्लेस फॉरवर्ड। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हेड है वो फॉरवर्ड पोजीशन में आता है। इसके अलावा जो हमारे पास चेस्ट है वो फॉरवर्ड मूव कर जाती है और बॉडी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल ऊपर से ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज द प्रॉक्सिमल क्रॉस सिंड्रोम। Next we see about the individual characteristics in standing. The location of the center of gravity represents the point where the body mass equally balanced. So जो center of gravity है उसके ऊपर हमारा जो body mass है वो equally balanced होता है during standing. The center of the gravity is the second sacral vertebra. Any intake of alcohol and certain medications can influence posture stability and balance. So अगर कोई medications ली हुई है या कोई alcohol वगैरह intake की हुई है तो जो posture है वो stable और balance नहीं रहता। अब ये जो डायग्राम हमारे पास शो हो रही है ये उस वक्त की है जब किसी बंदे ने हील पहनी हो। सो ड्यूरिंग द वियरिंग ऑफ हील, जब बंदे ने हील पहनी होती है जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फुट होता है वो 40 डिग्री होता है, यानी कि जो फुट का ग्राउंड के साथ एंगल बनता है वो 40 डिग्री होता है। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। लुक एट द इंक्लिनेशन ऑफ द फुट नॉट एट द हाइट ऑफ द हील बिकॉज द इंक्लिनेशन डिटरमाइंस द डिग्री टू विच अ पर्सन लोड्स द फोरफुट। सो जो फुट पे लोड पड़ रहा होता है वो हील की लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा होता बल्कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना ज़्यादा फुट पे लोड होगा, ना कि हाइट ऑफ हील पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेसिव इंस्टेबिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनस्टेबल जॉइंट एज कम्पेयर विद दैट ऑफ द हेल्दी जॉइंट। सो जो एक्सेसिव इंस्टेबिलिटी है वो एक अनस्टेबल जॉइंट की निशानी है। Instability refers to a susceptibility to tilting or falling as a result of interfering forces. So अगर joint में instability ज़्यादा होगी तो बंदा के जो falling के chances हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। In the top view the foot can identify the 3 points where the great forces are possible. So the top of the foot है वहाँ पे 3 forces हैं जो possible हैं। अब हम इस चीज़ को आगे एक डायग्राम से समझते हैं। So at the top of the foot 3 forces act कर रही होती हैं, एक ऊपर से, एक इस जगह थंब पे और एक लिटिल फिंगर के बॉल पे। इसके अलावा हमारे पास अगर लेटरल साइड से फुट को देखा जाए तो एक इस जगह फोर्स एक्ट कर रही होती है, यानी कि स्मॉल फिंगर के नीचे और एक बॉल ऑफ द हील पे। अगर पोस्टीरियर साइड से देखा जाए तो जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही होती है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द हील ऑफ द फुट होती है। So these are the forces acting when a person is wearing a heel. अब हम नेक्स्ट देखते हैं that mechanics of the pelvis. Largest forces always act in longitudinal direction of the spine. So जो largest forces spine पे लग रही होती हैं वो longitudinal direction में लग रही होती हैं। Position of the intervertebral disc perpendicular to the longitudinal orientation of the spine. So जो intervertebral disc है वो perpendicular होती है, जबकि जो हमारे पास forces लग रही होती हैं वो longitudinal होती हैं। Sacroiliac joint surfaces are parallel to the largest forces and are not protecting against dislocation by the close form of ball and socket joint. यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे पास sacroiliac joint है उसके ऊपर जो forces लग रही होती हैं वो parallel होती हैं उसके, और वो shearing से नहीं बच सकती। अब यहाँ पे हम अगर डायग्राम में देखें तो जो sacroiliac joint है उसके ऊपर फोर्स लग रही है और इस लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे शीयरिंग कॉज हो जाती है। इस शीयरिंग को रोकने के लिए यहाँ पे मसल्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि शीयरिंग को रोकते हैं। SI joints are vulnerable to shearing because of their predominant flat surfaces which are almost parallel to the plane of the maximal load. So जो flat surfaces होती हैं उनके ऊपर जो shearing forces होती हैं वो ज़्यादा लगती हैं। Strong ligamentous support and muscle force is required for compression of the SI joint surface prevention of shear loading. So ligaments और muscles की ज़रूरत होती है ताकि जो shear loading है उसको रोका जा सके।
एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मैंने आपको पहले भी बताया कि सैक्रोइलिक जॉइंट पे पैरेलल फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, और ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं इनकी वजह से शीयरिंग कॉज होती है सैक्रोइलिक जॉइंट में। इन फोर्सेस को रोकने के लिए हमारे पास मसल्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि शीयरिंग फोर्सेस को कम किया जा सके। फ्लैट वर्सेस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फ्लैट जॉइंट्स जो होते हैं उन पे शीयरिंग फोर्सेस ज़्यादा होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की अगर आप एग्जांपल लें, इन पे शीयरिंग फोर्सेस कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एक कप है और उसके अंदर एक बॉल हम डाल दें, अगर हम बॉल को घुमाएं भी तो वो कप से बाहर नहीं आएगी। इसी तरीके से इस वजह से उस पे शीयरिंग फोर्सेस कम होती हैं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शीयरिंग से जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, जबकि जो फ्लैट हैं जॉइंट्स उन पे जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्ट कर रही होती हैं। फोर्सेस नियर एंडिंग द प्लेन ऑफ द फ्लैट जॉइंट रिजल्टिंग इन शीयरिंग बिकॉज दिस मूवमेंट इज स्टॉप्ड बाय लिगामेंट्स। तो जो फ्लैट जॉइंट है उन पे जो शीयरिंग होती है वो स्टॉप की जा रही होती है लिगामेंट्स की मदद से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट शीयर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शीयरिंग फोर्सेस से प्रोटेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लीवर आर्म, अ प्योर बेंडिंग मूवमेंट कैन बी बेटर ट्रांसफर्ड बाय अ फ्लैट जॉइंट देन बाय अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो शीयरिंग फोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जबकि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो जो है वो बेटर ट्रांसफ़र हो रही होती है हमारे पास फ्लैट जॉइंट के ज़रिए से। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।